अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं समी इब्राहिम। इस्लामाबाद में साबिर शाकिर मेरे साथ हैं और लाहौर से हमें हमेशा की तरह ज्वाइन किया जनाब आरिफ अमीर भट्टी ने। अब एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, पाक फौज का पैगाम, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब में तैनाती के बाद रेंजर्स की लाहौर में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, पिछले 48 घंटों के दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस। शहबाज शरीफ माने या ना माने, लगता है रेंजर्स ने मुजरिमों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। मुश्ताक सुखेरा आईजी पंजाब के ओहदे से रिटायर हुए तो इन्हें पुलिस डिपार्टमेंट का एडवाइजर लगा दिया गया। लगता है कायम मकाम आईजी उस्मान खटक तो सुखेरा साहब की हिदायत पर ही अमल करेंगे। मैं उनको वार्न कर रहा हूँ, सुई सदन गैस कंपनी को। सिंध के वजीर आला ने वफाक को गैस बंद करने की धमकी दे डाली। क्या लफ्जी गोलाबारी वाकई गैस के लिए है या मकासद कुछ और हैं? बातों से बतंगड़ा बना देते। खुर्शीद शाह के खवातीन से मुतालिक पार्लियामेंट में रिमार्क्स, आस्था भुट्टो ने माफी मांगने का कह दिया। शाहजी अकड़ गए, बोले मैंने तो खवातीन के हुकूक की बात कही, इसमें क्या गलत कह दिया? बातों से टॉप स्टोरीज आपने सुनी नाज़रीन, और आज अहम एक डेवलपमेंट थी। इस्लामाबाद में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद एक इलामिया आया जिसमें यह कहा गया कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और हवाला कुलभूषण यादव का दिया गया, जिसको पकड़ा था, जो रा का ऑफिसर था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हुए जो पकड़ा गया था। आगे चलकर आपको बताएंगे कि कुलभूषण यादव को आम जासूस नहीं था, बेसिकली वो पाकिस्तान के अंदर जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको वो हेड कर रहा था, और उसने यहाँ पर अरबों रुपए दिए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनमें सियासतदान भी हैं, जिनमें यकीनन और भी कई बड़े बड़े नाम होंगे। इसीलिए शायद अब जो सख्त कार्रवाई का आगाज़ किया गया। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप स्क्रीन पर हमारे प्रोड्यूसर्स अब दिखा सके, कल काबीना का इजलास था और काबीना के इजलास के हवाले से भी इंफॉर्मेशन कौम को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से दी गई थी। अगर हम उस पर नज़र डालें तो हमें नज़र आता है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो तरजीहात थी कल, उनमें मकानात की स्कीम बनाने की, गैस कनेक्शन और मनसूबों का जायज़ा, हज पॉलिसी, मुख्तलिफ ममालिक के साथ MOUs, यानी तिजारत या हर वो काम कंस्ट्रक्शन का जिसमें आपको और मुझे, हम सबको पता है कि बड़ा माल होता है। और आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो इलामिया आया, अगर उनकी तरजीहात पर आप नज़र डालें, अगर उनको देखें तो वो क्या बताते हैं, अगर प्रोड्यूसर साहब वो चला सकें कि उसमें क्या था। कौमी सलामती, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी, कुलभूषण का मामला, वतन दुश्मनों से किसी मामले पर नरमी नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल वाज़े हैं ये तरजीहात, मुझे कुछ कहने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं। मैं कोई वक्त ज़ाया किए बगैर साबिर की तरफ चलता हूँ। साबिर, मुझे ये बताएं, ये आपने तरजीहात देख ली हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरजीहात हैं और उनकी काबीना की तरजीहात है, जिसमें उन्होंने कुलभूषण का नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा, और दूसरी तरफ पाक फौज कोर कमांडर्स की तरजीहात जो हुई, उसमें आप देखिए पाकिस्तान की सलामती, कुलभूषण, कौमी सलामती, रद्दुल फसाद, मर्दमशुमारी, हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से है। इतना वाज़े फ़र्क तरजीहात में नज़र आ रहा है हमें। लेकिन जब हम सच्ची बात करते हैं और सही बात बताते हैं तो फिर हमें नोटिस भेज दिया जाता है और ये कहा जाता है कि शायद हम सिविल मिलिट्री जो रिलेशंस हैं उसके बारे में कोई गैर मुहतात रवैया अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हमारी सिविल क़यादत की तरजीहात कुछ और हैं, मिलिट्री लीडरशिप की तरजीहात कुछ और हैं, और जो सेम पेज का इशू है वो हल तलब है, अरसा दराज से अभी भी नहीं है। कल भी न सिर्फ ये कि काबीना के एजेंडे पर नहीं था कुलभूषण का मामला या सिक्योरिटी का इशू, बल्कि जब वज़ीर इत्तलात से पूछा गया तो उन्होंने भी इसका बिल्कुल दो टोक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो था वो मैंने बता दिया। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और आप ये देखें कि आज का जो ISPR का स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने ये कहने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई, कुलभूषण यादव से मुताल्लिक अपना नैरेटिव बताने की क्यों ज़रूरत पेश हुई? इसलिए कि पसे पर्दा ये कोशिश माजी में भी की जाती रही है और अब भी की जा रही है कि मिट्टी पाओ। दुरुस्त है, आपने पकड़ लिया कुलभूषण को, बस जो चीज़ें उनसे पूछनी थी पूछ लीं। अब वसी तर कौमी मफाद में और रीजनल सिक्योरिटी और पता नहीं क्या क्या ताने बाने मिलाए जा रहे हैं और ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है
और डराया जा रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इसको छोड़ दिया जाए। मैं ज़रा थोड़ा सा ये बता दूं कि अजमल कसाब था, उसको पकड़ा गया, उसकी अभी ये भी तय नहीं कि वो पाकिस्तानी था या नहीं था, और जब उस तक एक्सेस मांगी गई और कमीशन बना, जब बॉम्बे अटैक्स की इधर अदालत में केस चल रहा था, कमीशन बना के जाके विज़िट करे और एक्सेस मांगी गई, तो उससे पहले ही उन्होंने उसको फांसी दे दी। और फांसी का भी अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहाँ दफनाया, किसने फांसी दी, कैसे दी, सारे का सारा मिलिया मेट कर दिया। इसी तरीके से जो समझौता एक्सप्रेस को जलाया गया, उसमें उनका अपना कर्नल सारा मास्टरमाइंड था। उसकी तहकीकात के बारे में आज तक हमारी हुकूमत ने कभी नहीं पूछा कि उसकी जनाब कहाँ तक पहुँची हैं तहकीकात, हमें भी शेयर करें, हम भी यहाँ पे जवाब दें। लेकिन कलभूषण के मामले पे एक बार फिर वही मोमबत्ती ग्रुप, लिबरल ग्रुप और इंसानी हकूक़ के जो नंबरदार हैं वो। एक और बात, कल मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें वो एक वजीफ़ा खोर हैं, गैर एलानिया तर्जुमान हैं, पेरोल पे हैं सरकार के, वो कह रहे थे कि ये महज़ब मुआशरों में और महज़ब रियासत में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक गैर महज़ब रियासत है, खुदा न खास्ता। क्या कलभूषण को जिस तरीके से फांसी दी गई वो गैर महज़ब है, फांसी की सज़ा सुनाई गई? क्या उज़ैर बलोच को जिस तरीके से पकड़ा गया, तफ्तीश हुई और मिलिट्री कोर्ट में केस किया, क्या ये गैर महज़ब मुआशरे में होता है कि टेररिस्ट को छोड़ दिया जाए? यहाँ तक बात अभी आहिस्ता आहिस्ता ये पब्लिक ओपिनियन जो है ना, उसको डाइवर्ट करने की भी कोशिश की जा रही है, और ये सारे घोड़े जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। तो बात वही है कि जिसकी जो तरजीहात है वो खुल के बयान करता है। अच्छा, मैं भट्टी साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। भट्टी साहब, ये एक तो इस पर भी कमेंट कर दीजिए कि ये जिस वक्त कलभूषण की सज़ा का आया, इतला आई, ऐलान हुआ, तो जो सबसे पहला इंटरव्यू था ख्वाजा आसिफ साहब का, उसमें उनका ज़्यादा जोर इस बात पे था कि ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, अभी बहुत सारी अपील्स का है, अपील ऑफ कोर्ट है, इधर फौज की, फिर जनरल साहब की तरफ भी जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। गोया वो इसको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि घबराएं नहीं, फौरी तौर पर फांसी नहीं दी जाएगी। और दूसरा, ये जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, वजीफा खारों का भी जिक्र हो गया, लालटेन ग्रुप का भी, नून लीग की तरजीहात आपको हमने बता दी। पीपल्स पार्टी ने कलभूषण यादव के मामले पर क्या किया है? आज जो तकरीर की है जनाब मुराद अली शाह साहब ने, बड़ी धुआंधार तकरीर की है, उसमें कहीं उन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों की बात नहीं की, अपने इदारों पर चढ़ दौड़ने की बात की है कि और एक नया इशू क्रिएट करने की कोशिश की है। जैसे ये दोनों जमातें मिलकर कोशिश करती हैं स्क्रीन पर कोई और चीज ले आए, अपने आप को रेलेवेंट बना लें। आज मैं जो आगे जाके मैं शॉर्ट उनके सुनवाता हूं किसी और कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये जो सिक्योरिटी के मामले पर, कलभूषण के मामले पर, इन दोनों जमातों का आपस में इत्तेहाद और इश्तराक इतना है कि आज मुराद अली शाह साहब को वो गैस जो कई महीनों सालों से नहीं उनको मिल रही, उसकी बुनियाद बना के उन्होंने एक अजीब किस्म की पाकिस्तान में एक फजा क्रिएट की है। और जो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, भारत के जो जासूस हैं, इन्होंने भी कोई रोजा चुपका नहीं तोड़ा, उसके हवाले से कोई बात करते हुए शर्मा गए। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, मैं आपकी और साबर साहब की गुफ्तगू, सहर अंगेज गुफ्तगू से सीखने की बड़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं इतना जाहिल मुतलक हूँ, मुझे समझ ही नहीं आती। आपने अभी फरमाया कि गालबन क्या कोर कमांडर साहब की कोई मीटिंग हुई, उसमें लामिया, देखे किसके क्या मफाद आता है ये पूरी कौम को पता है, पूरी कौम को। कौन इंडिया से दोस्ती चाहता है, कौन इंडिया से कुर्बत चाहता है, कौन इंडिया से बिजनेस चाहता है, और फौज किस लिए बनाई गई है कि कोई दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की सरहदों पर मैली आंख से ना देखे। ये सोच तो बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें हम लोगों को पता नहीं क्या बताते हैं क्या नहीं। एक और दूसरा कोर्ट कमांडर मीटिंग के बाद उन्होंने कहा वतन दुश्मनों से नरमी से नहीं बढ़ता जाएगा। मैंने तो कभी ये सुने नहीं कि मुल्क दुश्मनों से नरमी से बढ़ता जाएगा, लेकिन इस कोर कमांडर्स की मीटिंग में के बाद इलामिया में एक बड़ी खूबसूरत बात है। उधर मैं ख्वाजा आसफ की तारीफ किए बगैर नहीं रहूँगा। उन्होंने कहा था कि लंगड़ा घोड़ा हो गया न्यूज़ लीक, आज उसका जिक्र नहीं था। हाँ, मियाँ साहब को क्या ज़रूरत है कि कुलभूषण से की बात करे? भाई उन्होंने कनेक्शन मारने की बात की है, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट की बात की है, उन्होंने माजी में भी यही किया था, हाल में भी यही किया और मुस्तकबिल में भी ये किएगा। जब आपके अदारे अपने काम पूरा नहीं कर रहे, जब आपके अदारे अपने फ़राइज़ पूरा नहीं कर रहे, तो फिर हर आदमी इस मुल्क में
लूट मार में लगा हुआ है, अरबों खरबों रुपए में वैसे तो नहीं बनते। अगर वो पाकिस्तान की सलामती को तरजीह दे, पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली को तरजीह दे, तो उनका खरबों रुपए डॉलर या पाउंड बैरून ममालिक है वो आप भेजेंगे उनके खाते में। हाँ, एक आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आईजी साहब रिटायर भी हो गए, पुलिस का लगा दिया। ये इन भेड़ियों का अल्लाह के बंदों नौकरी की है, 35 साल 33 से 35 साल पुलिस की नौकरी की है। अब छोड़ दो पुलिस का खेड़ा, 3 गुना सैलरी करा दी आपने अपनी। आपने कभी सिपाही की तनख्वाह बनाने का सोचा है? कभी बेरोजगार को नौकरी देने का सोचा है? कभी क्लर्क के घर रिजक पहुंचाने का देखा है? जो कम उजरत पर काम करते हैं, जो कम से कम उजरत 13,000 है, 8,000 फैक्ट्रियां वाले उनको देते हैं। ये पाकिस्तान चंद खानदान लुटेरों के हाथ में है। और दूसरी जो मुराद अली शाह साहब और पीपल्स पार्टी एक पेज पे है, ये जान के हालात को ट्विस्ट किया जाता है। उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी को आप माइनर गिरफ्तारी ना समझें। अगर ये गिरफ्तारी का सिलसिला मुल्क दुश्मनों के लिए क्रॉस द बोर्ड शुरू हुआ तो कई पर्दा नशीन बेनकाब होंगे, चाहे वो माली मदद करते हो इंडिया की, चाहे असले के या कोई और। बिल्कुल आपकी ये बात दुरुस्त है साबिर। ये पंजाबी में कहा जाता है कि आप सुनाते अपनी बेटी से बात करते हैं लेकिन एक्चुअली अपनी बहू को सुना रहे होते हैं। ये कहना तीनू ते सुनाना नौ। ये जो आज मुराद अली शाह साहब की जो तकलीफ है उनकी, वो शायद इसलिए है कि वो जरदारी साहब के कुछ लोग उठा लिए गए हैं और वो समझ में नहीं आ रही और एक वो उन्होंने बात की है। लेकिन मैं ये आपसे सवाल आज मेरा ये है कि जब ये तहरीक इंसाफ का धरना था और वहाँ पर पीटीवी पर कुछ लोग घुस गए थे उसकी बिल्डिंग में, उसके बाद जो मैंने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से गुफ्तगू सुनी है कि एक मुकद्दस इदारा पाकिस्तान टेलीविज़न, ऐसा लग रहा था जैसे शायद इमाम काबा वहाँ पर आके नमाज पढ़ाते हैं, एक मुकद्दस इदारा जिस पर कब्जा कर लिया, उसका पर्चा। और मैं अभी आपको वो शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ जो आज मुराद अली शाह साहब ने फरमाए हैं कि वो किस तरह कह रहे हैं कि मैं इसको कवर कर लूंगा। जरा ये गुफ्तगू शाह साहब की सुनवा दें जी। कहूंगा अगर हुआ तो हम गैस लाइंस बंद करेंगे। वी विल स्टॉर्म देयर ऑफिसेस, वी विल नॉट लेट देम वर्क हियर एंड वी विल टेक ओवर सुई सदर्न गैस कंपनी एंड आई विल डू इट बाय फोर्स। अच्छा, इससे पहले भी उन्होंने वफाकी इदारों के बारे में, नैब के बारे में बात कही थी जब उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश की थी। अगरचे वो था तो ड्रामा ही शर्जील मेमन साहब को भी गिरफ्तारी करने का। और दूसरा, जरा वो भी बात सुन लें, उस वक्त वो क्या कह रहे थे कि अगर इस तरीके से इन्होंने कंटिन्यू किया इन इदारों ने, चाहे वो फेडरल इदारे हों, और ये इतनी आपके एग्जाम्पल बताई, हम इनको नहीं रहने देंगे इधर। हम इन इदारों को कहेंगे अपना बोरिया बिस्तरा लिपेटो और जाओ इधर से। ये इस वक्त वो जो पीपल्स पार्टी कह रही थी हमेशा से कि हम सिंध कार्ड खेलेंगे, अब क्योंकि अगर मैं नजर डालता हूं साबिर, तो सुप्रीम कोर्ट करप्शन के खिलाफ हमें एक बहुत बड़ा उसमें फैसले की हमें तवक्को है। और पाकिस्तान की फौज की तरफ हम देखते हैं तो उन्होंने कराची के अंदर जिस तरह टेररिज्म को ख़त्म किया, रद्दुल फसाद जैसे शुरू हुआ, और प्रोग्राम में आगे चलकर ये बताएंगे कि पंजाब में जिस तरीके से वो जा रहे हैं, तो ये सारे का सारा उसके खिलाफ ये रिएक्शन है। देखिए, एक तो बात है कि इस वक्त तमाम जमातें, आप देखें अवामी नेशनल पार्टी का धरना चल रहा है पार्लियामेंट हाउस के सामने, तो वो भी लाल टोपियाँ पहन के आ गए हैं। और असल इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब सिंध बेस्ड सियासत जो है उसको थोड़ा सा उभार रही है। मुस्लिम लीग नवाज़ भी कुछ दिनों के बाद मैदान में आ जाएगी कि इस्टेब्लिशमेंट उनको काम नहीं करने दे रही, उनको फारिग कर रही है, उनको फारिग करवाया जा रहा है। और इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब और जमात इस्लामी KPK में वो भी मंजर-ए-आम पे आ गए। साहब ने तो पूरी 7 साला तकरीबात मनाने के चक्कर में इमाम काबा को भी बुला लिया, देवबंद से भी बुला लिया। यानी तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि तो ये तमाम जमातें अपनी बेस को मुतहर्रिक करके किसी मुमकिन फैसले के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं। सिर्फ मुमकिन फैसले के नहीं, इंतखाबात भी होने हैं ना। इंतखाबात तो बाद में होने हैं, पता नहीं किसने लड़ना है किसने नहीं लड़ना। मैं आपको बताता हूं, करप्शन के चार्जेस खुलेंगे, आप इंतखाबात बीच में, इस चीज के इम्कानात मौजूद हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाएं। यही तो ये 2-3 चीजें पस पर्दा जो है वो 2-3 चीजें चल रही हैं, क्योंकि पनामा फैसले का इंतजार के चार्जेस हैं, वो बेईमान लोग कैसे इलेक्शन दोबारा करवाएंगे जब फैसला जब तक नहीं होगा। बताएं कि माजी में कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन ने, बुखारी साहब ने एक लिस्ट भेजी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि ये बैंक डिफाल्टर हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट है। मैं बताता हूँ ना, मैं एहतसाब ब्यूरो को नहीं मानता, ना मैं इलेक्शन कमीशन को। उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन हो गए। इस दफ़ा देखते हैं ना आगे जाके पॉलिटिकल प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं या फिर जो मुख्तलिफ इदारे हैं
वो ज़्यादा मजबूती से आते हैं। तो ये तमाम जमातें अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी बेस पे, जो इनकी बेस है पॉलिटिक्स की, उसको उभार रही हैं और उसके लिए आगे आ रही हैं। एक बात। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी की ख़ास तौर पे बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी के जो है, एक तो उज़ैर बलोच फ़ौजी कस्टडी में चले गए, फ़ौज की कस्टडी में और फ़ौजी अदालत में मुकदमा, और साथ ही साथ जो उनके 3 बंदे जो हैं जरदारी साहब के करीबी, वो लापता हैं। पीपल्स पार्टी ओपनली अभी तक उन्होंने नहीं कहा, किसी एजेंसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन पीपल्स पार्टी ज़ाती मुलाकातों में, ज़ाती नशिस्तों में वो ये कहती है कि ये आदमी उठाए गए हैं, ये उनको वो ये नहीं मानने के लिए तैयार कि ये अगवा हुए हैं, इनको अगवा किए हैं, बल्कि वो समझते हैं कि शायद किसी इदारे ने इसको उठाए हैं और वो जरदारी साहब को कोई पैगाम देना चाह रहे हैं। तो इसलिए वफाकी हुकूमत ने भी अभी तक पार्लियामेंट में कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी। तो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं जो चल रही हैं और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। हर सी जमात इस वक्त अपनी अपनी बेस को मुतहरक कर रही है। साबिर शाकिर का तो ये कहना है कि ये इलेक्शन की तैयारी है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से करप्शन के खिलाफ एक जो फैसला आएगा, उसमें हर जमात में जो करप्ट आदमी है वो उसकी जद में आएगा। और पाकिस्तान की फौज ने इस मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ अब जिस फैसला कुन ऑपरेशन का आगाज किया, मैं फैसला कुन इसलिए कह रहा हूं कि पहली दफा हमने लाहौर में भी रेंजर्स की एक कॉन्फ्रेंस देखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने तफसीलात बताई हैं। और आगे चलकर हम इस पर बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब आप माने या ना माने, अब ये जो पंजाब के अंदर ऑपरेशन है, ये तो पूरी कौम देखेगी कि ये होने जा रहा है। नाज़रीन, तफसीलात एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सलामती की बात हो रही है और दोनों बड़ी सियासी जमातें जिनमें मिसाक जमहूरियत है, एक दूसरे को वो बचाते आ रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों के बारे में ज़बान खोलने से घबराते हैं। कुलभूषण यादव का मामला अहम मामला है क्योंकि वो कोई आम जासूस नहीं था। जो उसके बारे में इतलात आ रही हैं, वो जो भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवल, उसका करीबी रिश्तेदार बताया जाता है। और वो जो पाकिस्तान के अंदर हर शहर में जो बद इंतज़ामी, बदनज़मी और दहशत गर्दी की जो वारदातें करनी थी, उसको अजीत डोवल ने इंचार्ज बनाया था कुलभूषण यादव को, और उसको अरबों रुपए दिए गए। जो अभी तक फिगर हमारे पास आया है, उस फिगर के मुताबिक कुछ 40-50 अरब रुपए थे जो उसने कराची में, बलूचिस्तान में, पता नहीं किस किस को, पंजाब में, KPK में, कौन वो लोग हैं जिनके लिए उसने वो पैसे उनको दिए, जो पाकिस्तान के लिए जिन्होंने पाकिस्तान की गलियों को लहू लहू कर दिया। और अब हम जब सियासी जमातों की तरफ देखते हैं तो क्योंकि वो बोलते नहीं हैं, एक हम किसी पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे कि वो कोई भारत का एजेंट है, लेकिन उनका भारत के एजेंट के बारे में ना बोलना, ये जो पुरस्कार खामोशी है, उससे बहुत सारे शकूक जन्म ले रहे हैं। साबिर, इस वक्त जो बयानिया होना चाहिए था इन सियासी जमातों का पाकिस्तान के अंदर, वो तो ऐसा होना चाहिए था कि भारत को पैगाम जाता, लेकिन जो भारत की हिकमत अमली नजर आ रही है, वो पाकिस्तान के अंदर जो उनके दोस्त हैं उनके जरिए वो इस सारे प्रोसेस पर उंगलियां उठवा रहा है। जिस तरह भी आपने जिक्र किया ब्रेक पर जाने से पहले कि जी शफाफ होना चाहिए था, सिविल अदालतों में होना चाहिए था, ये भारत की हिकमत अमली है कि उसके दोस्त भारत के अंदर ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ है, इसके बारे में उंगलियां उठा रहे हैं। इसके बारे में फिर इन्हीं बयानात को भारत बुनियाद बना के इंटरनेशनल फोरम पर वो सब कुछ उठाएगा। कहाँ जाएं हम? ये तो हमारे अपने ही हैं सब कुछ जो कर रहे हैं। ये बात कल वज़ीर आज़म हाउस के सबसे बड़े वजीफ़ा खोर ने अपने प्रोग्राम में कही है, जो उनका ओपनर बैट्समैन गर्दाना जाता है, कि ये महज़ब रियासत में, महज़ब मुआशरों में, महज़ब मुल्कों में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान एक गैर महज़ब मुल्क है। एक इंडियन दहशत गर्द को गिरफ़्तार कर लिया गया, उसने मजिस्ट्रेट के सामने इकरार किया तमाम जराइम का, उसने सब कुछ बता दिया, नेटवर्क पकड़ा गया, बंदे पकड़े गए, आप मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। आज इसहाक डार साहब मैदान में कूद पड़े हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान की तो कोई हैसियत नहीं, इसलिए कि उन्होंने भी मजिस्ट्रेट के सामने इतराफ़ किया कि मैंने किस तरह माल शरीफ खानदान का बाहर लगाया और बाहर से अंदर मैं लेके आया। अब वो मजिस्ट्रेट का जो इतराफ़ी बयान है वो तो गले का इस वक्त वबाल बन चुका है, फंदा बन चुका है। जरा भट्टी साहब से इस पर मैं बात कर लूँ, एक इजाजत दे दें। भट्टी साहब ये आज आ गए, इसीलिए इसहाक डार साहब उन्होंने कहा ये मजिस्ट्रेट के सामने इतराफ़ी बयान की तो कोई हैसियत ही नहीं है। समी साहब, अगर आप दोनों ने कोई मजीद बातें करनी है कर लें, मैं ब्रेक में अर्ज कर लूंगा।
मेरा कोई इतना इशू नहीं है, ना मुझे किसी पनामा लीग के फैसले का इंतज़ार है, ना मुझे न्यूज़ लीग के लोगों के सज़ा मिलने का इंतज़ार है। ये जिन्होंने अदारों ने फैसला करना है किया है। आप जो कह रहे हैं कि आ गया इसहाक डार साहब, मुझे बताया 9 साल से जमहूरियत का अलार्म है, नैब बनाई हुई है। जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे में करप्शन की हद से ज़्यादा निकलने की शिकायत करते रहे, किसी एक शख्स को सज़ा हुई, अमलन आपके इदारे मफलूज कर दिए गए हैं एक साजिश के तहत। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी बाहर आ गई, ANP आ गई, ये एक साजिश का हिस्सा है। इन्होंने अब ये बाद अदारों को दबा रहे हैं कि हम अगर इधर उधर हुए, आपने कोई ऐसा फैसला किया जो मेरिट पे हुआ, तो हम पाकिस्तान को चलने नहीं देंगे मफलूज। और पाकिस्तान को तो भाई आप चलने दे ही नहीं रहे। अब जब से आए हो आपके पेट पता नहीं कुएं हैं जो भर ही नहीं रहे पाकिस्तान में। इधर आपने तालीम हमसे छीन ली है, आपने इंसाफ नायाब कर लिया है। PM हबीब जालम की पढ़ते हैं और 5 अरब के जहाज में चले जाते हैं, 30 करोड़ की घड़ी पहनते हैं। इनका अवाम के साथ वास्ता क्या है? मुझे बताए ना, अवाम के साथ लिंक मुझे जोड़ के बताए इनका क्या। रायविंड में जो जाती उम्र है उसके इर्द गिर्द कोई गरीब आदमी रहने देते हैं? कभी ये जब से आए हैं इनकी पार्लियामेंट के बाद इन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान में 2-3 करोड़ बंदे उसके रोजगार से महरूम है, इतने बच्चों को जॉब नहीं मिल रही, इतने बच्चे बीमारियों की वजह से इलाज नहीं हो पा रहे, माएँ बेटे नहीं पैदा कर रही। ये एक इंडिया का एजेंडा है। हमारे हुक्मरान पाकिस्तान के आगे आइन और कानून को फॉलो करने की बजाय नहायत बदकिस्मती से कह रहा हूँ, बदकिस्मती से इंटरनेशनल एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। कुलभूषण उनका एजेंडा है। कुलभूषण को सजा देंगे तो उनको तकलीफ होगी, क्योंकि जो आका किसी को इक़्तिदार देता है, ताकत देता है, उसका रिजल्ट भी मांगता है। आप कहते हैं कि कुलभूषण को 40 अरब रुपए दिए, तो आपकी हुकूमत ने 30 अरब रुपए नशरियात पे लगा दिए, एडवर्टाइजमेंट पे लगा दिए। 30 अरब से कम 30 लाख खानदानों को सारी उम्र के लिए रोजगार दिया जा सकता था। डेंगू की तस्वीर होती है आपके साथ, सियासतदानों की होती है, कोई बच्छर काटने के चीनी सदर आता है उसके साथ ये फर्क करना मुश्किल होता है। अपनी एडवर्टाइजमेंट पे लगा दे और उन्हें ये एहसास ना हो कि इस पे 30 लाख खानदानों को सारी उम्र के लिए रोजगार दिया जा सकता है, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। उन हुक्मरानों से जो IG 35 साल बाद अपनी 3 गुना तनख्वाह बढ़ाए और सफाई का ना सोचे, जो सारा दिन 48 टेम्परेचर पे सड़क पे खड़ा होता है, थानेदार खड़ा होता है, क्लर्क खड़ा होता है, चपड़ासी खड़ा होता है, ऑफिस बॉय खड़ा होता है, ग्रेड 22 का होता है, जो टीचर है वो होते हैं, जो पैरामेडिकल है उनका मुलाजमा है। इनका काम क्या है? इनके ना बच्चे इधर पढ़ते हैं, आप हम लोग इन पे लोगों को उम्मीद करा देते हैं। वो सिक्योरिटी लीग का आ रहा है फैसला, पनामा का आ रहा है फैसला। आपने एक और बात ये कही है, मैं चाहता हूं इस पर भी आप कमेंट कर दें। ये जो IG साहब को एडवाइजर लगाया पुलिस डिपार्टमेंट का, तो क्या ये ब्यूरोक्रेसी को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हमारी खुशामद करें, आप हमारे वफादार रहें, रियासत पाकिस्तान के वफादार ना रहें तो कभी भी आप रिटायर नहीं होंगे। अब ये जो कायम मकाम बेचारा IG लगा है, ये इसकी बात सुनेगा जो सुखेरा साहब हैं जिनको एडवाइजर लगाया है। ये पंजाब के अंदर जहां पे इतना बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, आपने जो पुलिस का सरबराह है उसकी तैनाती को, जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी ने कर दिया, उसको बना दिया, एक डिस्प्यूट बना दिया, वहां पे पुलिस वालों को नहीं पता किसकी बात सुनेंगे। यहां पर तो ये खुद ही सबको नाकाम बना रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को बर्बाद कर रहे हैं। क्या इसकी वजूहात क्या है? सभी से मैं अर्ज कर रहा हूं 90%, मैं 100% नहीं कह रहा। सरकारी अफसर जो ग्रेड 20-21 के है, वो आइन और कानून की पाकिस्तान के जो हलफ लिया है उसको नहीं परवाह करते, वो इनके ज़ाती गुलाम रहते हैं। इनकी ख्वाहिशात की तकमील में वो सुबह 5 बजे भी उठ जाते हैं, बाद में सारा दिन दफ्तरों में नहीं मिलते। इस हुकूमत ने एक ही काम किया है, जब ये सियासत थे लोग AC थे या ASP थे, अब वो फेडरल सेक्रेटरी हो गए या चीफ सेक्रेटरी है, वो तो इनकी ख्वाहिशात के गुलाम है। वो इनके खिलाफ कोई फैसला नहीं करता। दुनिया में कोई ऐसा करप्शन का केस नहीं हो सकता जिसमें ब्यूरोक्रेट शामिल ना हो और खाली सियासतदान करप्शन कर सके। मुझे एक केस निकाल के बताए, एक सिंगल। ये ब्यूरोक्रेट सारे उनके जाती गुलाम है, इन्हें अवाम की परवाह कोई नहीं है। 2-2 दिन जाए आप दफ्तरों में मिलते नहीं है, बाहर ताला लगा होता है, अंदर ये मीटिंगें कर रहे होते हैं। मियाँ साहब के ये इंश्योरेंस पॉलिसी बने हुए हैं, लिहाजा पाकिस्तान में इसके बगैर कुछ नहीं ठीक होना। अच्छा साबिर, बड़ी इस सारी सूरत हाल में जो भट्टी साहब ने अभी बयान किया, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को सिंध में वहाँ पर IG को मुतनाज़ बना दिया, वहाँ पर कराची में इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, पता नहीं वो जो DSPs हैं, SHOs हैं, वो किसकी बात सुनेंगे, क्या करेंगे, किसकी तरफ देखेंगे, और यहाँ पर ये सुखेरा साहब को लगा दिया। आज
वहाँ पर रेंजर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कर्नल साहब ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो गुज़श्ता 2-3 दिनों में जो ऑपरेशन हुए हैं उनकी तफसीलात बताई। ये पहला मौका है कि रेंजर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जब से कहा गया था कि वो पंजाब में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है शहबाज शरीफ भले माने या ना माने, इजाज़त दें या ना दें, 2-3 मिनट दे दें प्लीज़। एक तो ये कि ये पहले सीना दिखाते हैं, सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं। जब एक टेलीफोन कॉल जाती है या एक मुलाकात होती है तो उसके बाद ये ढेर हो जाते हैं। ये 4 जवान जो शहीद हुए थे लाहौर में, खुदकुश धमाका व आखिरी, उसके बाद हम जिक्र कर चुके हैं कि एक टेलीफोन कॉल इस्लामाबाद आई थी और एक गई थी लाहौर, और उसके बाद उन्होंने जो खरी खरी जो तल्ख गुफ्तगू हुई थी वो हम बयान नहीं कर सकते, वरना कहेंगे डॉन लीक्स आ गया। अब रेंजर्स ने वहाँ की कमान संभाल ली है और आने वाले दिनों में अब जो सीएम साहब हैं वो पीछे चले जाएंगे, पुलिस पीछे जाएगी, अब रेंजर्स खुद क़यादत करेगी, खुद ऑपरेशन करेगी। कल उन्होंने 2 ऑपरेशन किए हैं और तगड़े ऑपरेशन किए हैं। तो कायम मकाम आईजी लगाया इसलिए अब कायम मकाम आईजी की बात सुन लें। कायम मकाम आईजी का सिलसिला ये है कि आईजी अपना नॉमिनी लगाना चाह रहे थे, पंजाब हुकूमत भी और आईजी भी, ताकि आईजी साहब ने जो कुछ किया है वो पिछले आने वाला आईजी उसको ना खोले, उसके बारे में कोई क्वेश्चन ना करे, क्योंकि उसी को चलाए, वही उसी को चलाए। काफ़ी घपले हैं उधर, इसलिए नया आईजी अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका। ये भट्टी साहब को भी पता है, 3-4 नाम डिस्कस हुए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस और सीएम पंजाब के दरमियान इत्तेफाक नहीं हुआ कि किसको लगाया जाए, इसलिए आर्जी बंदोबस्त किया गया वहाँ पे। जब कोई ऐसा मिल जाएगा जो दोनों को कबूल होगा, ये भी झगड़ा चल रहा है ना पंजाब का और मरकज़ का, ये भी चल रहा है, ठीक है, ये भी चल। अब कल हमने जिक्र किया था वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात का। हाँ। आज फिर मैं सारा दिन पूछता रहा कि आखिर क्या वजह थी, इक्विपमेंट्स कम थे, स्टाफ नहीं था, पीटीवी का, एपीपी का और बाकी। तो मुझे पता चला नहीं, वहाँ पे कैमरामैन भी मौजूद था, वहाँ पे फोटोग्राफर भी मौजूद था, ऑफिशियल टीम वहाँ मौजूद थी वज़ीर आज़म हाउस में। बाकी जितनी मीटिंग्स हुई हैं वो कवर हुई हैं, लेकिन आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म से मुलाकात कवर नहीं की गई। और ये किसने नो बोला ये नहीं मुझे पता, किसी ने कहा कि नो, ये नहीं, ये कौम को दिखाना मकसूद नहीं था कि जज्बात क्या है चेहरों, ये मुझे नहीं पता कि किसने कहा है, ये फिर कोई और नया कट्टा खुल जाएगा। तो ये मेरा लेकिन आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, वो फुटेज तो आई है सारी, तो उस पाकिस्तान की सलामती के इदारे खुलकर बात करें, किसी चीज को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे। उस मुलाकात के बाद फौरन बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया। अब ये वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान, 3-4 तर्जुमान हैं, वो बेहतर है कि कौम को बता दें कि ये फुटेज क्यों नहीं बनी, मुलाकात कैसी रही, किस कमरे में हुई, क्या पहले जहाँ होती थी वहीं हुई है, उसी तरह से हुई है, किसी और जगह हुई है, ये वो खुद ही बताएं, हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन बात यह है कि तलखी जो है वो उरूज पर है, नैरेटिव बिल्कुल दोनों का मुख्तलिफ है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा। और भट्टी साहब ने कहा डॉन लीक्स, तो भट्टी साहब आप आहिस्ता आहिस्ता देखें कि जितने भी पेंडिंग इश्यूज थे वो कोई भी पेंडिंग नहीं रह रहा। ठीक है, हमें ब्रेक डॉन आ गया और पनामा, ये 2 मामलात रह गए हैं, इस बारे में भी आप जल्दी सुन लेंगे कि क्या हुआ। भट्टी साहब मैं आपका रिस्पॉन्ड इस पे लेता हूं, लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फा लेना है। और जैसे साबर ने कहा कि तलखी अरूज पर है और ये कोई ज़ाती वजूहात पर नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत बड़ा जासूस जो पाकिस्तान के अंदर, जिसने अरबों रुपए दिए लोगों को, और उसका नेटवर्क ऐसा है कि जिसमें सैकड़ों लोगों की उसने निशानदेही की। सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें उस मसले पर खामोश हैं, बात नहीं कर रही, शकूक पैदा हो रहे हैं इससे, और मामला कुछ है लेकिन पाकिस्तान के अंदर मामला कुछ और बनाया जाता है। इस पर गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी डॉन लीक्स का जिक्र किया जनाब साबिर शाकर ने, और भट्टी साहब कह रहे थे कि वो जिक्र नहीं था उसका प्रेस रिलीज में, फुटेज भी नहीं बनाई गई इस दफ़ा। इसहाक डार ने भी कह दिया कि ये जो बयान है, एतराफ़ी बयान मजिस्ट्रेट के सामने, उसकी क्या हैसियत होगी। भट्टी साहब ये आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे होंगे, जो साबर ने बात कही कि ज़रा आप ठंडे रहें, आहिस्ता रहें, लेकिन ये बात तो आपकी सच है कि आज जो प्रेस रिलीज आया उसमें डॉन लीक्स का तो कोई जिक्र नहीं। अच्छा समी साहब, गुजारिश है
मैं इस झूठ, फरेब, मकारी, अय्यारी के दौर में सोच रहा हूं कि बिग बॉस से रिक्वेस्ट करूं कि मुझे 10 दिन के लिए छुट्टी दे दे। मैं कौम को मज़ीद अंधेरे में नहीं रखना चाहता, मैं लोगों को झूठे दिलासे नहीं देना चाहता। मैं अब पिछले कल से आया हूं ना, आज से मैं कोशिश करूं 2013 में जो वुज़रा या MP MNA बने थे उस वक्त उनके सासे क्या और अब उनके फ्रंटमैन कौन कौन है। समी साहब अल्लाह वाद शाद है, मेरे पास अल्फाज ही नहीं बताने के लिए जितनी लूट मार इन्होंने की है, जितनी लूट मार इन्होंने की है। अदरवाइज आप जब सियासत में आते हैं, लोगों को अपनी सर्विसेज देते हैं, अपने बिजनेस पर फोकस नहीं कर सकते, आपका कारोबार सिमट जाता है, नुकसान में जाता है। लेकिन ये ऐसे लुटेरे हैं कि 1 रुपए जिस बंदे के पास लाख था अरब रुपया पहुंच गया है, जिस बंदे के घर में दरवाजा नहीं था वो हाउसिंग सोसाइटी बना रहा है, और जिस बंदे के पास लाहौर से गुजराने जाने के लिए पैसा नहीं था वो वर्ल्ड टूर पे जा रहा है। अगर लोगों के पास घर का किराया देने के लिए पैसा नहीं था वो याद रखे कि 4 कनाल के घरों में जा रहा है। तो समी साहब हम किसको धोखा दे? साहब अगर लोगों के प्राइस बहुत निकल रहे हैं, बच्चों को कैसे ख्वाब दिखाएं? भट्टी साहब बता देना, एक नहीं आप दोनों से भी मेरी गुजारिश है, सुन तो लेना। आप तो फिर सियासत में मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये भट्टी साहब फिर लोगों के प्राइस बॉन्ड निकल रहे हैं, आपको क्या जेलसी है? ये जो अरबोंपति बने हैं स्कीमें, उनके प्राइस बॉन्ड निकल रहे हैं, उनके फ्रॉड बॉन्ड निकल रहे हैं। फ्रॉड बॉन्ड को प्राइस बॉन्ड नाम दे के याद रख लें। समझदार लोग कहते हैं, साहिब इल्म लोग कहते हैं, जो लड़ाई के बाद थप्पड़ याद आए अपने मुंह पे मार ले। अगर अदारे जिस कदर मफलूज है उनसे पूछ के काम करते हैं, एक इतना अच्छा काम है, एक बेचारे एक बंदे की जगह मले 50 करोड़ में ले, महीने बाद 1.5 अरब में बेच दे, इससे ज्यादा अगर आप कह रहे हैं रेंजर ऑपरेशन करेगी। जिस दिन डॉक्टर आसिम बल्दिया फैक्ट्री जैसे, चाइना कटिंग जैसे पंजाब में लोग पकड़े गए, तो मैं भी इनको सलूट करूंगा कि ये हमारे मुल्क की असल करप्शन काज जो गंदगी है उसकी तरफ है। अदरवाइज प्रेस रिलीजों और बयानात तक आप अपनी राय दे, मैंने इजहार कर दिया, मैं तो जो प्रैक्टिकल नजर आएगा उसका इजहार करूंगा। अब ये जो भट्टी साहब ने साबिर बात की है, हम ये ठीक है, बेनिफिट और डाउट हम देते हैं और देते भी रहेंगे अपने इदारों को खास तौर पर, लेकिन बात तो उनकी दुरुस्त है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जो इतनी ज़्यादा खामोशी, इतना ज़्यादा सन्नाटा, दिल में वसवसे आते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात हैं, कोर कमांडर्स ये कह चुके हैं, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शैतान का तो काम है ना आपके ज़हनों में वसवसे डालना। तो आप क्यों, कुछ लोगों का भी काम है कि शैतान को परे रखें, जैसे हम ही शैतानों को दूर करें। शयातीन जिन में भी होते हैं, इंसानों में भी होते हैं, वो तो दोनों तरह। ताखीरी क्या है? ताखीरी आप ये बताएं। सबसे पहले तो मैं भट्टी साहब को बता दूं कि ये अय्यारी, फरेबी, धोखा ये वो करके ना, अगर आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं वो वैसे कर लें, छुट्टी वैसे नहीं मिल रही। लाहौर ब्यूरो कौन चलाएगा भट्टी साहब? और ये प्रोग्राम किसने करना है? आपको छुट्टी तो मिल नहीं सकती। हाँ, ये इनडायरेक्ट शॉटें लगा के आप ऐसा करें, बत्ती जरूर जला दें अंधेरा दूर करने के लिए, आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली। छुट्टी वुट्टी वाली बातें ना करें, इस तरह छुट्टी नहीं मिलती होती। और दूसरी बात, आप ये बताएं कि डॉन लीक्स कहीं भागी जा रही है? है कहाँ, उसका वजूद क्या है? कोई हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट आई, कौन कौन जिम्मेदार है? ना साबर प्लीज खुदारा ऐसे ना करे। एक बात बताएं, एक रेट लिस्ट नहीं लगाते तो मजिस्ट्रेट पकड़ के ले जाता है। मेरे मुल्क की सलामती, मेरी फौज को गद्दार कहने वाले, इंडिया का नैरेटिव लेने वालों को आप कुछ ना कहे और मुझे आप इख्तिलाफ राय की भी जरूरत ना दे। भट्टी साहब एक मिनट, नहीं तो मैं भी तो इख्तिलाफ राय कर रहा हूँ ना, मुझे भी तो इजाजत दें। कलभूषण को डिस्पोज ऑफ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इस वक्त जब बातें हो रही थी उसकी रिहाई की? नेशनल सिक्योरिटी की बात, नेशनल सिक्योरिटी था तो जो किस में आता है? लेकिन फैसिलिटेटर जो है उस बयानिए के जो दुश्मन का है उनको पकड़ना भी तो जिम्मेदारी किसकी है? उज़ैर बलोच किस में आता है? नेशनल सिक्योरिटी में नहीं आता। प्रायोरिटीज होती है ना। डाउन लिस्ट कहीं नहीं भागी जा रही है। भारत का फौज ने काम किया ना, आपकी हुकूमत कहाँ है? ये दोनों आर्मी ने काम किया है। न्यूज लीक का भी कोर कमांडर के बाद आर्मी का ऐलानिया था, मेरा नहीं था। मेरे पे क्यों इल्जाम लगवा रहे हैं? आपकी बात सही है। तो कल ये क्वेश्चन भी हुआ है कि डॉन लीक्स में कोई 2-3 गिरफ्तारियां होने वाली है। एक मिनट, नहीं आप एक फजूल बहस कर रहे हैं। भट्टी साहब की बात सही है, मैं भी अशरफ शरीफ साहब के कमरे में बैठा हुआ था, बात सुने, वो अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे। आपके अलावा आपकी और भट्टी साहब से जो इख्तलाफ कर वो फजूल बात हो जाती है। आप भी वो ओपनर बैट्समैन वाली बात कर रहे हैं कि जी बड़ा गैर मुहज्जब। जो ये कहना कि जनाब डॉन लीग कहाँ भागा जा रहा है, कहाँ है? ये तो कहीं कोर कमांडर्स ने कहा। उसके बाद उज़ैर बलोच क्या हो गया ना? उज़ैर बलोच कितने महीने हो गए भाई, कितने महीने? उज़ैर बलोच नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं था, फौजी अदालत में आ गया इशू आ गया, कस्टडी में आ गया। कितनी चीखें निकल रही हैं वो आपको अंदाजा नहीं है। नहीं वो तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इस पे क्या ममाने, इस पे क्या रुकावट है? तो अब इंतजार कर लेना, इतनी जल्दी क्या है?
ठंडा करके खाना चाहिए ना। आप भी तो अपना, मेरा ख्याल है गला खराब हो जाए, पेट सड़ जाए, लेकिन आपने खाना गर्मा अफसोस की बात है, आप भी ना बचाने के लिए ऐसे मर्दे कलंदर हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जिम्मेदारों की हम बात कर रहे हैं, आप कहते हैं गला खराब हो जाए, आप कहते हैं पेट खराब हो जाए। ठंडे दिल से बड़े मर्दे कलंदर वाकई हुए वैसे आप। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अच्छा ठीक। अच्छा अब भट्टी साहब, ये साबिर साहब तो कह रहे हैं कि जी आप इंतजार करें, आपको इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, मैं माफी चाहता हूं, मैं इनकी, ये मेरे से इख्तलाफ करते हैं, मैं इनकी राय की कदर करता हूं, लेकिन मुझे जो सच नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एनआरओ हो रहे हैं। ये बहरहाल आज अभी अरशद शरीफ साहब या नहीं, मैं हालात के मुताबिक ही राय दूंगा। अरशद शरीफ साहब प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे तो वो एक बड़ी उन्होंने सानिया मॉडल टाउन के मुल्ज़िमान कहाँ है? सब इससे पूछो ना साबर साहब से, सानिया मॉडल टाउन के मुल्ज़िमान कहाँ है? 100 लोगों को गोलियां लगी, 40 शहीद हुए। खुदारा यार, इंसानों के खून भट्टी साहब एक बात तो बताएं, ना बनाओ। अच्छा चले, मैं आपको अगले आईना है ना थोड़ा सा टाइम, लेकिन हमने वो खुर्शीशा साहब और आसफा साहबा का जो ट्वीट है वो डिस्कस करना है। 1 मिनट बताता हूँ। आने वाले दिनों में 2-3 मिनट सारे रह गए, आधे मिनट में। आने वाले दिनों में भट्टी साहब, मैं तो इतना जानता हूं कि पंजाब में, पिंडी में, इस्लामाबाद में रेंजर्स ने जिन लोगों की लिस्टें बना ली हैं वो पकड़े जाएंगे। ठीक है जी, उनमें बहुत बड़े लैंड ग्रैबर, ठीक है जी, लैंड ग्रैबर आ जाएंगे। ठीक है, जब आएंगे तो फिर बात करेंगे। सारे आ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा भट्टी साहब, आपका कमेंट चाहिए। आज खुर्शीशा साहब ने औरतों के बारे में गुफ्तगू की और उस पर आसफा भुट्टो साहबा ने ट्वीट किया और कहा कि ये फिर दोबारा पार्लियामेंट में औरतों के बारे में बात हुई है फजूल किस्म की, और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि खुर्शीशा साहब इस पर माजरत कर लेंगे। लेकिन खुर्शीशा साहब ने उल्टा ये कह दिया कि ये, जरा उनकी गुफ्तगू सुन लें। अब इनको बातों से बतंगड़ा बना देते। आसफा भुट्टो साहबा को ये फिक्र, ये बात तो नहीं गई होगी, आप लोगों ने मेहरबानी की होगी, उसने सुन लिया होगा। अच्छा भट्टी साहब यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा जाके आगे कि मैंने कौन सी गलत ऐसी बात कही है। आसफा साहबा ने कहा है कि आप माजरत कर लें, वो कह रहे हैं मैंने बात कौन सी गलत कही है। इस पर कमेंट कर दीजिए। ये शाहजी तो अकड़ गए हैं बिल्कुल, ये क्या वजह है कि ये बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू ये इस तरह का ट्वीट आया। शाह जी बेचारे अकड़ ही नहीं सकते। बिलावल साहब और आसफा साहब की सियासत को फरोग नहीं दिया जा रहा, और पीपल्स पार्टी के साथ इससे बड़ी दुश्मनी कोई नहीं कि बिलावल के विजन को और बच्चियों के, आसफा के विजन को साइड पे कर दे और जरदारी के विजन को लेके आगे चले। पीपल्स पार्टी को तबाह करने के लिए इससे बड़ी और साजिश की जरूरत नहीं है। जी साबिर, मैं एक बता दूं कि ये जो है ना, भट्टी साहब ने बात की, बिलावल और आसफा कुछ और सोच रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो के जो बच्चे हैं वो कुछ और सोच रहे हैं, जरदारी साहब उस तरफ आ नहीं रहे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर समी साहब इतनी बड़ी रिफ्ट है कि आपको भी अंदाज़ा है। हम पिछले दिनों एक जगह पे थे, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं ने ये पूछा कि बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स आइंदा इलेक्शन हो रहे हैं, हम क्या करें। वो परेशान इसलिए थे कि अगर आसफ जरदारी साहब फ्रंट पे हैं, फेस पे हैं पार्टी के, तो ये बिल्कुल वो पुराने इलेक्शन वाली बात होगी, लोग वोट नहीं देंगे। बिलावल या आसफा आगे आए तो वोट देंगे और जरदारी साहब उन्हें आने नहीं दे रहे। भट्टी साहब इतने इंपॉर्टेंट लोग थे, वो इतने इंपॉर्टेंट कि उनके ऊपर उंगली। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। इस हफ्ते का आखिरी था, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी रिपोर्टर्स में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।